चले आगे आगे। रूल 4 वो कहता है कि जी आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट, वो इसके लिए आपका आर्डर आर्डर 1 रूल 8 है कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो है वो भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैडम सबा, मैडम नईमा, मैडम नाइला, मैडम मिसबा, ये 4 बहनें हैं। तो चारों ने अयाज साहब से पेमेंट लेनी है। अब चारों का सेम इंटरेस्ट है, तो इनमें से कोई एक पर्सन सूट फाइल कर सकता है। वो क्या होगा, वो सूट इन रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, सूट इन रिप्रेजेंटेटिव होगा। कहते हैं कि जब आपने रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सूट फाइल करना है तो आपने अपनी प्लीडिंग में मेंशन करना है कि जी मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में है। कहता है plaintiff sue in representative character, the plaintiff shall show not only that he has actual existence interest in subject matter, but that he has taken the steps, if necessary, to enable him to institute a suit concerning it. ठीक हो गया। उसने बताना है कि जी मैं उसके पास वो इंटरेस्ट है जिसके लिए वो सूट इंस्टीट्यूट करेगा। आगे है जी आपका डिफेंडेंट इंटरेस्ट इन लायबिलिटी टू बी शोन। कहता है द प्लेंटिफ शैल शो दैट डिफेंडेंट इज आर द क्लेम टू बी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, कि जी डिफेंडेंट का इस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट है, and that he is liable to be called upon to answer plaintiff's demand। ठीक है, कि जी प्लेंटिफ का वो डिमांड दे। जैसे मैडम सबा ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है मैडम नाइमा से, 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, 8 लाख दे दिया, 2 लाख देना है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। ठीक है, तो ये वो बताएंगे कि जी ये जो प्रॉपर्टी है सूट प्रॉपर्टी, ये मिस नाइमा की है, उसका इस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कोर्ट देखेगी जी हाँ जी वाकई उसके नाम की फर्द लगी हुई है, उनका इंटरेस्ट है, तो सिंपली उनको समन कर देगी कि आए और आप आगे बताएं कि क्या आपने एग्रीमेंट टू सेल किया है या नहीं, क्या आपने एग्रीमेंट टू सेल किया है या नहीं। आगे कहता है ग्राउंड ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम सर मुझे लिमिटेशन। रूल 4 दफा समझा देंगे, नहीं समझ। जी मैडम, रूल मैडम 4 समझने के लिए आप आएंगी आर्डर 1 रूल 8 पे। ठीक है, वो कहता है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में आप सूट फाइल कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट क्या है कि जी 5% का एक प्रॉपर्टी पे क्लेम है, तो 5 में से कोई एक पर्सन सूट फाइल कर देगा और वही कोर्ट सूट चलाता रहेगा। लेकिन यह है कि कोर्ट की परमिशन से बाकियों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जब वो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में कैरेक्टर में उस करेगा तो वो ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट का सूट। ठीक है, कहता है वेयर। सर रूल 5 भी एक दफा बता दीजिएगा। जी मैडम, ये सुन लें फिर मैं रूल 5 भी बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओए होए। कहता है वेयर देयर आर नंबरस persons having been shown having been same interest in one suit। अब देखें 5 भाई हैं, 5 भाइयों ने मिलके मिस्टर ए से पेमेंट लेनी है, 1 लाख लेना है। अब 5 भाइयों का सेम इंटरेस्ट है, 20-20 हजार लेना है। ठीक है, सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, वन और मोर ऑफ सच पर्सन में। अब 5 में से 1, 2 या कुछ विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से सू और सूड वो दावा कर भी सकते हैं या उन पे दावा हो भी सकता है।
दावा कर भी सकते हैं या उन पे दावा हो भी सकता है। इन सच सूट बी ऑफ ऑन द प्लेंटिफ for the benefit of all persons so interested, but court shall in such case give the plaintiff expense notice of institution of suit at the either person service from where the number of person or other person not reasonably practicable public advertisement कि जब आपने रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट का सूट फाइल करना है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट का सूट फाइल करना है तो आपने एक तो कोर्ट की परमिशन से करना है, और जब करना है तो सबका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद कोर्ट कहती है कि जी बेशक रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट में सूट हो, लेकिन समन सारे पार्टीज को जाएगी, समन सारे पार्टीज को जाएंगी। सपोज के देखें कि पांच बहनें हैं, इन्होंने मिलके मिस्टर ए से पेमेंट लेनी है, ठीक है। बाद में कोर्ट जो है उस फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए या इश्यूज के लिए समन जो है वो प्लेंटिफ्स को भी सबको बताया जाएगा कि जी आपके खिलाफ आपका ये इंटरेस्ट ये बंदा ड्राइव कर रहा है। इसी तरह अगर डिफेंडेंट है, 5 डिफेंडेंट है, उनमें से कोई एक आके रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर हो जाता है बाकी 4 का, मतलब 4 ये बहनों ने दावा किया है 4 भाइयों के खिलाफ, ठीक है। अब वो 4 डिफेंडेंट है, 4 डिफेंडेंट में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आ जाता है, ठीक हो गया। तो बाकी जो 3 है उनको एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नोटिस उन तीनों को जाएगा। उसके बाद उन तीनों में से कोई भी पर्सन आके दोबारा चाहे तो पार्टी बन सकता है, ठीक है, चाहे तो पॉलिसी बन सकता है। वो ये बता रहा है कि एनी पर्सन ऑन हुज बेनिफिट इन सूट इंस्टीट्यूट या डिफेंडेंट मे अप्लाई टू कोर्ट टू बिकम अ पार्टी ऑफ सूट, के मैडम सभा थी वो बाकियों की तरफ से भी सूट चला रही थी, तो मैडम नईमा सभा कहती हैं कि जी मैंने खुद कंटेस्ट करना है, तो ये भी पार्टी बन सकती है। इसी तरह 5 भाइयों के खिलाफ आप दावा था, एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में था, तो बाकियों को भी नोटिस किया गया है, वो बाकियों में भी जो भी आके सूट फाइल कर सकता है। ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट का सूट, ठीक है, कि जी जिन 5% का इंटरेस्ट है उनमें से कोई एक पर्सन सूट चला सकता है। आगे क्या कहता है ये कहता है कि जी ये कि अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट का दावा करना है तो फिर आपका तो आपने शो करना है कि जी आपका वो एक्चुअल इंटरेस्ट है। मैडम सभा बाकी भाइयों की तरफ से भी दावा कर रही हैं, तो ये बताएंगे कि जी हम 4-5 बने हैं, मेरा भी 20,000 का इंटरेस्ट है, मेरा भी उसमें उस प्रॉपर्टी में एक्चुअल इंटरेस्ट मेरा भी है, वो शो करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। आगे कहता है आपका 5 कहता है डिफेंडेंट इंटरेस्ट या लायबिलिटी टू बी शोन। आप बताएंगे ये जी सब्जेक्ट मैटर में डिफेंडेंट की ये लायबिलिटी है, ये प्रॉपर्टी उसकी बनती है। डिफेंड प्लेंट शैल शो दैट डिफेंडेंट आर इज आर क्लेम इन द सब्जेक्ट मैटर। अब ये दावा चल रहा है तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें सब्जेक्ट मैटर ये 10 मरले हैं। क्या है ये 10 मरले हैं, ठीक है, ये 10 मरले सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिसका दावा चल रहा है वो सब्जेक्ट मैटर है। कार का दावा चल रहा है, रिकवरी पोजेशन ऑफ कार है, तो कार सब्जेक्ट मैटर है, जमीन है सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर आप ये बता रहे हैं कि जी दैट मुद्दा अलैब के वालिद मोहम्मद सादिक कुरैशी साकिन है जिला कसूर में, एक प्लाट रकबा तदादी 10 मरले का हिस्सा नंबर 10/20 दूसरा नंबर का हकदार जमीन वाक़या रकबा तहसील इवेंट का मालिक था। ये कौन है, ये डिफेंडेंट है। ये कौन है, डिफेंडेंट है। वो अपने दावे में बता रहा है कि जी वो उसकी ये प्रॉपर्टी थी जो कि हमें सेल की है, जो कि हमें सेल की है। तो यहाँ पे भी एक प्लेंट शो करेगा कि जी डिफेंडेंट का इस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट भी है और क्लेम भी है।
जी ये प्रॉपर्टी डिफेंडेंट की है, ये आपने शो करना है, बताना है। जी मैडम ठीक है, समझ आ गई आपको? जी सर आज चलें जी, आ गया जी आपका लिमिटेशन। जब भी आप दावा दायर करते हैं लिमिटेशन के बगैर, तो हम आपकी एक एप्लीकेशन देते हैं कंडोनेशन की, ठीक है, कि हमारा लिमिटेशन पीरियड है उसको कंडोन किया जाए। लिमिटेशन में हम सफिशिएंट ग्राउंड देते हैं, ठीक है। कहता है वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा 3 साल, एक सेक्शन मेरा ख्याल 113 है, ठीक है, आर्टिकल 113 है लिमिटेशन के शेड्यूल का, कि वो कहता है 3 साल है। इसी तरह रिकवरी के दावे के लिए 3 साल है, पोजेशन के दावे के लिए 12 साल है, ठीक है। अपील है आपकी 30 दिन है, ठीक है। इसी तरह रिव्यू है, रिव्यू आपका 90 दिन का है, रिवीजन आपने 30 दिन में फाइल करनी है, ठीक है। और इसी तरह जो बाकी भी दावे हैं वो टाइम बता दिया गया, तो उस टाइम के अंदर आपने करना है। अगर आपका टाइम है फाइल करते हैं उस टाइम के बाद, मतलब 3 साल के बाद आप दायर करते हैं रिकवरी का, तो क्या होगा, द प्लेंट शैल शो द ग्राउंड अपॉन विच एक्सेप्शन फ्रॉम सच लॉ इज क्लेम्ड, कि किस लॉ के तहत आप एक्सेप्शन क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने एक साथ एप्लीकेशन देते हैं कंडोनेशन की, ठीक है, कि जी हमारा पीरियड कंडोन किया जाए, ये एक आप एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज में कंडोनेशन ऑफ डिले, ये देखें, ये एक हम एप्लीकेशन देते हैं कि जी आपका ये हमारी जो अपील है, रिव्यू है, रिवीजन है, या जो भी है डिले के साथ है, तो हमारा टाइम कंडोन किया जाए। दैट द कोड एप्लीकेशन विदाउट हेयरिंग दैट काउंसिल वाज अननोन ऑफ ऑर्डर, उसको ऑर्डर का पता नहीं था। दैट अपील could not be filed with the appeal earlier when he got knowledge, तो कहता है कि उसको अपने नाल ला का पता नहीं था, तो उसने अपील फाइल नहीं कर सका। अब उसको पता चला है तो वो डिले में आ रहा है, तो उसका कहता है कि जी दैट द पीरियड में काइंडली बी कंडोन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो आपने बताना है, अब वो बता रहा है कि किस वजह से आप एक्सेप्शन ले रहे हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों ले रहा था, ये कह रहा है कि जी मुझे आप हमारे ऑर्डर का पता ही नहीं था, मुझे पता ही आप चला है, ठीक है, मुझे पता ही आप चला है ये। तो आपने अगर कोई आपने दावा लेट करना है, तो आपने उसको बताना है कि जी आप की ग्राउंड क्या है डिले की, ठीक है। क्या आप जो सफिशिएंट काज बताएंगे, क्या आप अस्पताल में एडमिट थे, या आप जो है किस वजह से वो नहीं दे सके, वो आपने बताना है। आगे कहता है जी रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, ये यही मैं बता रहा था आपको जो पिछ पहले भी। रिलीफ आपका स्पेसिफिकली बताएगा कि जी क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या आप चाहिए आपको, वो आपने डिटेल के साथ स्पेसिफिकली बताना है। कहता है एवरी प्लेंट शेल स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ which plaintiff claim either simply in the alternate or and shall not ask for general or other relief which may given by the court to the same extent as if it been asked। कहता है कि जी आपने every plaintiff shall claim specifically claim simply or alternate, it shall not be necessary to ask the general or other relief which court may deems fit, कि जी जो कोर्ट ने क्लेम देना है उसको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको जो स्पेसिफिक लीव चाहिए वो आपने बता देना है। जो ये जरूरी नहीं है कि जो जनरल लीव बनता है वो कोर्ट देगी, तो आप उसको
मतलब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, आप बताने की जरूरत नहीं है। जैसे जो आपको रिलीफ, जैसे आपका ला बताता है, आपका आपका जो 37 है, सॉरी 39 है लिमिट, उसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, कि जी अगर डॉक्यूमेंट कैंसलेशन के लिए आप आते हैं तो डॉक्यूमेंट वो कैंसिल हो जाता है, तो जिस दफ्तर में वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है उस दफ्तर को कोर्ट जो है एक कॉपी भेजेगी और कहेगी कि जी इसको कैंसिल कर दें। जैसे एक इंतकाल दर्ज हुआ, अनलॉफुल इंतकाल दर्ज हुआ, बहनों का शेयर भाइयों के पास चला गया, उन्होंने कैंसिलेशन का दावा किया, कैंसिलेशन का दावा डिग्री हुआ, तो दावा की कॉपी कोर्ट खुद भेजेगी पटवारी को कि तहसीलदार को कि जी ये इंतकाल खारिज करें। अब ये रिलीफ अंडरस्टूड है, ये रिलीफ अंडरस्टूड है, तो ये रिलीफ को बताने की जरूरत नहीं है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू आस्क फॉर एनी अदर रिलीफ which is always given by court as deems fit just to the extent if it has been asked for। जो कोर्ट खुद देगी उसको बताने की जरूरत नहीं। हमने कभी भी नहीं देखा कि जी आप कहेंगे जी डायरेक्शन भी करें कि जी वो उसको कैंसिल करे, नहीं, हम ये डायरेक्शन नहीं मंगवाते। हम ये डायरेक्शन करवा लेते हैं कि जी पटवारी को कहेंगे जी नया इंतकाल रजिस्टर करे, ये डायरेक्शन मंगवा के दे देते हैं। ये नहीं कहते कि जी आप उसको कहें कैंसिल कर दे। जब कैंसिलेशन का ऑर्डर होगा तो ये अगला रिलीफ अंडरस्टूड होगा। ठीक हो गया। आगे कहता है सेम रूल शैल अप्लाई टू एनी रिलीफ क्लेम्ड बाय द डिफेंडेंट इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, आगे वही रिलीफ जो आप मतलब प्रेयर में है, डिफेंडेंट के लिए भी यही चीज है। डिफेंडेंट ने भी जब प्रेयर मांगनी है तो वो चीजें मांगनी है जो स्पेसिफिकली मांग रहा है। ठीक है, वो आपका वो भी उसके लिए भी वही चीज होगी। अच्छा, प्रेयर क्लास में ये क्या है, ये प्रेयर है। ठीक है, कि जी उसके एक जो दावा उसका डिग्री किया जाए, उसके नाम पे प्रॉपर्टी दी जाए, उसको प्रॉपर्टी दी जाए। या इधर मैं आपको प्रेयर बताता हूँ, सूरपड़ी कबड़ी। ये क्या है कि जी आपका वो बता रहा है कि जी ये प्रेयर है कि मेंटेनेंस का दावा प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री किया जाए 10,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, एनी अदर और उसके अलावा डॉरी आर्टिकल्स मांग रहे हैं कि 3 लाख की डॉरी आर्टिकल का भी दावा डिग्री किया जाए। ये स्पेसिफिक रिलीफ है। ये आगे उसका बाकी सिंपली बता देते हैं कि जी और कोई रिलीफ है तो वो आप दे सकते हैं। आगे जी आपका 10 रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। कहता है सेपरेट ग्राउंड वेयर प्लेंटिफ सीक रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट क्लेम्स। सेवरल डिस्टिंक्ट क्लेम क्या है कि जी आपका अब वो कह रहा है कि जी डिस्टिंक्ट आपके क्लेम है, मुख्तलिफ क्लेम है, तो आर काज ऑफ एक्शंस है। ठीक है, फाउंडेड अपॉन सेपरेट डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स दे शैल बी स्टेटेड एज फार एज सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली। सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली आप देखते हैं कि जी एक दावे में वो जैसे डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा है, डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा आप में आप कह देते हैं जी हमें तो एक तो हमारा जो मैरिज है ये कैंसिल किया जाए, निकाह को कैंसिल किया जाए, डिसॉल्व किया जाए। एक दूसरा आप डॉरी आर्टिकल्स मांग लेते हैं, साथ आप मेंटेनेंस मांग लेते हैं, साथ आप
डावड़ मांग लेते हैं। तो डिफरेंट आपने सेपरेटली बताना है, उन सबको सेपरेट सेपरेट करता बताना है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको डिफरेंट कोई प्रेयर्स दिखाता हूँ जो कि आपको पता चलेगा कि जी जैसे ये होगा डेजोलेशन जैसे है। हम लोग सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन होता है, डिक्लेरेशन होता है, इसमें हाँ भी हम डिफरेंट डिस्टिंक्टली मांगते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। परमानेंट इंजंक्शन अलग, हाँ मैंडेटरी अब इंजंक्शन देखें, अलग, डिक्लेरेशन अलग। बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब उनका रिलीफ क्या था कि जो वो डिफरेंट क्लेम मांग दे। एक तो कह रहे कि जी मेरा डेजोलेशन मैरिज डिक्री किया जाए, ठीक है, कि मेरी शादी को डिसॉल्व किया जाए। दूसरा वो कह रहे कि जी मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, ये दूसरा उसका रिलीफ है। तीसरा कि उसको आपका डिलीवरी एक्सपेंस भी दिए जाए, ये उसका रिलीफ है। चौथा उसका उसको डॉरी आर्टिकल्स मतलब समान जायज भी डिग्री किया जाए, ये चौथा उसका रिलीफ है। उसके बाद कोई दूसरा रिलीफ, उसके बाद कोई दूसरा रिलीफ। इसी तरह अगर हम जैसे मैडम आप सही कह रही हैं कि डिक्लेरेशन का हम कह लें, ठीक है, तो वो डिक्ला डिक्लेरेशन सूर पर डिक्लेरेशन परमानेंट इंजेक्शन, ये है, ठीक है। अ, ठीक है, अब ये यहाँ पे एक तो आप डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, उसके अलावा आप इंजंक्शन मांग रहे हैं। ठीक है, पहले आप डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि जी आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट डिक्लेयर किया जाए कि जी ये आपकी बर्थ डेट है। उसके अलावा मैं आप इंजंक्शन मांग रहे हैं कि जी ये जितनी देर तक आपका करेक्ट नहीं होती उतनी देर तक उसको मतलब डायरेक्शन दी जाए कि जी ये फ्रेश सीएनएससी आपको इशू कर दें, फ्रेश सीएनएससी इशू कर दें। आगे जी ये कैंसलेशन, ये यहाँ पे भी आपको डिफरेंट रिलीफ की बात करता है। फिर क्या है, पहली है कि जी डिक्लेयर किया जाए कि जी ये आपकी जो डॉक्यूमेंट है ये नल एंड वाइड है। ठीक है, ये जो इंतकाल नंबर है फलां 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 फलां, इसको डिक्लेयर किया जाए कि जी ये नल एंड वाइड है। ठीक है, आर नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ एंड लायबल टू कैंसिल, जी नल एंड वाइड है, इसको इनको कैंसिल करने का ऑर्डर किया जाए। दूसरा कि जी कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट कैंसिल करने का भी ऑर्डर किया जाए कि जी ये जो डिक्री है फोर्ज्ड है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, इसको कैंसिल किया जाए। ठीक है, तीसरा कि सूट पर डिक्री ऑफ पोजेशन आपकी प्रॉपर्टी डिफेंडेंट्स को हैंड ओवर की जाए, कि मतलब उन्होंने जेली डॉक्यूमेंट्स बनाए, वो डॉक्यूमेंट बना के हमसे पोजेशन भी छीन लिया है। अब एक तो उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो डॉक्यूमेंट्स जेली हैं। दूसरा वो कह रहा है कि वही डॉक्यूमेंट को कैंसिल किया जाए। तीसरा वो डॉक्यूमेंट कैंसिल हो गए तो वो जो प्रॉपर्टी उन डॉक्यूमेंट्स पे हमसे पोजेशन लिया गया था वो पोजेशन भी हमें वापस करें। ठीक है, और चौथा आपका क्या कहता है कि परमानेंट इंजंक्शन भी दिया जाए कि जितनी देर तक आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो सूट डिसाइड नहीं होता उतनी देर तक ये प्रॉपर्टी आगे फर्दर एलिनेट ना किया जाए। ये ये डिफरेंट रिलीफ है। तो आपने सेपरेट सेपरेट बताना है, वो ये बता रहा है कि आपने सेपरेट सेपरेट बताना है। ठीक हो गया जी। आगे है जी प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लेंट, वेयर प्लेंट the plaintiff shall endorse on the plaintiff annex thereto a list of documents, if any, produced along. The plaintiff shall present its plaint a number of copies बताएगा। उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ कोर्ट फीस, वो कॉपीज वगैरह भी उसने बताना है लगानी है, जितनी प्लेंट डिफेंडेंट होते हैं उतनी कॉपी भी साथ लगाते हैं, उतनी कॉपियां भी साथ लगाते हैं।
आगे है जी आपका concise statement. Where plaintiffs sue or defender or any other defendant sue in representative capacity, such statement shall show in capacity plaintiff sue or sued. The plaintiff may leave of court amend such statement as to make correspond with the plaintiff. The chief ministerial officer of the court shall sign the list of which copies and statement if any on the examination of find to be correct. ठीक है। मिनिस्ट्रियल ऑफिसर कौन होता है आपका, ये रीडर होता है। जब भी आपका दावा जाता है, ठीक है, तो वो एक कंसाइज स्टेटमेंट लिखते हैं। कंसाइज स्टेटमेंट लिखता है कि जी ये सारे उसने फाइंड करेक्ट किया है, कापीज भी लगाई हुई हैं, सारा कुछ लगाया हुआ है। अब ये आप पहला ऑर्डर देखें तो आपको पता चलेगा कि जी ये इसमें क्या ऑर्डर किया कोर्ट ने। ये अब ये देखें, ये आपका कहता है कि जी बाद अज कैफियत जनाब आला गुजारिश है कि जी दावा जदीद है, दावा दखलियाबी बजरिया तमील मुआदा मुख्तस, ठीक है, मुबलक 15,000 फीस रिपोर्ट दर्ज की गई है, नाम सुकूनत रिपोर्ट एलमन। ये उसका पहले दिन का ऑर्डर है, ठीक है, ये उसके पहले दिन का ऑर्डर है। जब भी दावा दायर किया जाता है बाद अज कैफियत जनाब आला गुजारिश है, ये पहले पहले वो देखता है कि जी इसके साथ ये देखें, वो बता रहा है कि जी एक तो फॉरेस्ट दस्ती वजात लगी हुई है और फर्द पत्ता भी लगा हुआ है, और दूसरा एक वकालतनामा भी शामिल है। जो आप कोड के साथ मतलब लगाते हैं, ठीक है, वो उस पे वो मेंशन करता है कि जी ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसे आप वो बताएगा दावा है, दावे के साथ कापी है, उसके अलावा कोर्ट फीस भी लगी हुई है, उसके अलावा उसके साथ फॉरेस्ट दस्तावेजात है, फॉरेस्ट इंसार है, फर्द पता है, वकालतनामा है, ये सारा कुछ ये कौन करता है, ये आपका मिनिस्ट्रियल ऑफिसर, ये आपका मतलब जो लीडर होता है वो करता है। जब दावा रजिस्टर को किसी जज को इंटरेस्ट होता है तो उसके पास रजिस्टर होता है, वो उसको एंट्री भी करता है, उसको एंट्री भी करता है। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका रिटर्न ऑफ प्लेट। रिटर्न ऑफ प्लेट, रिटर्न ऑफ प्लेट क्या है कि जी आपका the plaint shall state at any stage of suit be returned to presented to court in which suit should have been instituted, ठीक है, इन which court अब जहाँ पे ये बात करता है कि जी आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, ठीक है, ये क्या बात करता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। जब आपका दावा बनता है लाहौर में, आपने दायर किया था कसूर में, तो दावा आपका रिटर्न हो जाएगा, दावा आपका रिटर्न हो जाएगा। अगर ऑन रिटर्निंग द प्लेंट जज शैल एंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन की दावा, ठीक है, आपका चलें, आज तो आपकी क्लास नहीं है।
ठीक हो गया। आप वो रिटर्न डेट ऑफ प्लेंट लिखता है, अ, वो उसके अलावा के प्रेजेंटेशन कब हुई है, एंड नेम ऑफ पार्टी प्रेजेंटिंग, जो उसने प्रेजेंट किया है उसका नाम लिखेगा, एंड ब्रीफ स्टेटमेंट एंड रीजन फॉर रिटर्निंग इट। कोर्ट उसकी रीजन लिखेगी कि क्यों वो रिटर्न किया जा रहा है। अब देखें ना, लास्ट में एक कोर्ट लिखती है जब जजमेंट देती है, तो एक चीज लिखती है कोर्ट, ये डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ डिसीजन। ये देखें, ये ये सूट नंबर है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन 14/10/2013, डिसीजन 14/11/2014। तो ये जब आपका रिटर्न ऑफ प्लेंट होगा, कोर्ट क्या करेगी, इंस्टीट्यूशन ऑफ डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन के दावा किस दिन दायर हुआ था वो लिखेगी, दावा किस दिन दायर हुआ था वो लिखेगी। उसके अलावा सूट, सिविल सूट नंबर, वो उसके अलावा जब वो रिटर्न हो रहा है वो भी डेट, ये यहाँ पे तो है डेट ऑफ डिसीजन, वो डेट ऑफ रिटर्न लिखेगी कि जी कोर्ट ये दावा रिटर्न कब हुआ है, और रीजन बताएगी कि किस वजह से रिटर्न हुआ है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी एडीए के एग्जाम हुए हैं, उसमें भी उन्होंने ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ग्राउंड पूछ लिए थे। 4 ही ग्राउंड्स हैं, ठीक है, 4 ही इसके ग्राउंड्स हैं, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के कितनी ग्राउंड्स हैं, 4। कौन सी, पहला कि ये काज ऑफ एक्शन नहीं बनती, ठीक है, क्या चीज, काज ऑफ एक्शन नहीं बनती। दूसरा, प्लेंटिफ ने जो क्लेम किया है, रिलीफ मांगा है, वो अंडर वैल्यूड है, रिलीफ अंडर वैल्यू है, जो कि आपका करेक्ट कोर्ट कहेगी कि जी आप करेक्ट वैल्यू लिखें, ठीक है। सपोज अंडर वैल्यूड क्या मतलब, कि जी आपकी प्रॉपर्टी, आपने आपके जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसकी वैल्यू जो है इस वक्त 10 लाख है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी 10 लाख है, ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी कहते हैं कि नहीं, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख है। सपोज कि आप कहेंगे जी अभी मैंने लाहौर के किसी इलाके में, किसी भी इलाके में आप प्रॉपर्टी खरीदें तो 2 लाख पे आपको मरला मिलता है। आप कहेंगे जी मैंने फलां लाहौर के जौहर टाउन में मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, और उस 1 एकड़ की जो वैल्यू है या एक मरले की वैल्यू 5,000 है या 10,000 है, तो ये कोर्ट ये रिलीफ नहीं मानेगी, कम अज कम आप मार्केट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने क्लेम जो है आपका वो प्रॉपर होना चाहिए, रिलीफ आपका प्रॉपर होना चाहिए। आगे कहता है कि वेयर द क्लेम आर प्रॉपर्टी प्रॉपरली वैल्यूड, के सपोज के 1 एकड़ के एक आपने 5 मरले खरीदे हैं, 5 मरले जो एक मरला 5 लाख है, 25 लाख आपने लिख दिया है, ऊपर आपने 25 लाख नहीं लिखा, कम लिखा है। सपोज कि आपने 5 लाख लिखा है, 2 लाख लिखा है, 1 लाख लिखा है, नीचे वो बता रहे कि जी आपने वैल्यू तो प्रॉपर लिखी है, लेकिन उस पर कोर्ट फीस सही नहीं लगाई आपने, ठीक है, उस पर कोर्ट फीस सही नहीं लगाई, ठीक है। आगे कहता है ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू सप्लाई द रिक्विजिट स्टाम्प पेपर विद इन द टाइम फिक्स्ड, द कोर्ट फेल टू डू सो, where suit appeared from the statement is the plaintiff is barred by law। अब कोर्ट क्या करेगी, पहले तो वह है कि जी उसको आपको कोर्ट फीस कम लगाई है, तो कोर्ट ने आपको कहना है कि जी कोर्ट फीस पूरी लगाएं, अगर फिर भी नहीं लगाते मौका देगी, नहीं लगाते तो आपका दावा खारिज कर देगी। इसी तरह आगे आगे आपका टाइम बार्ड दावा है 3 साल, सपोज के 5 लाख आपने, मैडम सभा ने 5 लाख दिया, मैडम नईमा सभा को चेक दिया 2015 में, उन्होंने बैंक से निकलवा लिया, अब 3 साल रिकवरी का दावा है, ये दावा करती है 2020 में, तो 3 साल 2 साल मतलब 3 साल तक टाइम होता है 2015-18 तक, इन्होंने 2020 में दायर किया 2 साल के डिले से, तो उनका दावा भी डिसमिस होगा। तो ये क्या कौन सी ग्राउंड्स हैं, 4 ग्राउंड्स हैं आपका, एक तो काज ऑफ एक्शन, ठीक है, एक काज ऑफ एक्शन,
दूसरा, आपका सूट की वैल्यू जो है, क्लेम जो है प्रॉपर